अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, दो तीन अहम मामलात हैं जिस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है और इंतहाई ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि ज़ाती तौर पर मैं ख़ुद आपसे दो तीन वीलॉग्स में इस बात का, इस खदशे का इजहार कर रही हूँ कि मुल्क में बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक़ की पामाली हो रही है और इस तरह का एक वहशतनाक किस्म का, दर्दनाक किस्म का एक हमें स्टेट टेरर नज़र आ रहा है, एक जबर नज़र आ रहा है इस वक्त कि जिसके सामने कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। भले वो ख़वातीन हों, भले वो बच्चे हों, भले वो किसी का बेकसूर होना या कसूरवार होना हो। ऐसे लग रहा है कि जैसे अंधी हो गई है ताकत के नशे में रियासत, और जो भी बस कोई नज़र आएगा उसके ऊपर पिल पड़ेंगे, इस तरह की कोई सूरत हाल जो है वो दिखाई दे रही थी। और मैं इस बात का बार बार खदशे का इजहार कर रही हूँ कि इस चीज़ की तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा रही है कि बेसिकली 9 मई की आड़ में क्या एक खौफनाक किस्म का खेल खेला जा रहा है। और ये जो हुकूमत है ये अपनी सियासी स्कोर सेटल करने के लिए और किस तरह से अपने सियासी मुखालिफिन को दबाव में लाने के लिए इस किस्म के ओछे हथकंडों पर उतर आई है कि जिसके ऊपर जितनी भी आवाज़ उठाई जाए वो कम नज़र आ रही है। और इस वक्त तो खौफ का ये आलम है कि कोई खुल के आवाज़ तक नहीं उठा रहा होता है। मैं ख़ास तौर पर बात कर रही हूँ राना सनाउल्लाह साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला की रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि जिसके ताने बाने पहले ही से बुनना शुरू हो चुके थे। और सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नासिर भट्ट साहब एक ट्वीट करते हैं, जो कि PMLN के रहनुमा हैं। वैसे तो वो कत्ल के एक मुकदमात में मतलूब भी हैं माशाल्लाह से। और नासिर भट्ट साहब वही हैं जिन्होंने जज अरशद मलिक जो फौत हो चुके हैं उनकी वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी वो मौजूद थे। तो बहरहाल नासिर भट्ट साहब जो हैं वो एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो इस किस्म का इजहार करते हैं कि जी इदारों को मेलाइन करने के लिए, इदारों को बदनाम करने के लिए PTI ने कोई साजिश रचाई है। और जनाब अब आप देखेंगे कि ये अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त और नामूस के ऊपर जो है वो किस तरह से खिलवाड़ करके इदारों को बदनाम करेंगे, उसके स्टेक के ऊपर इदारों को बदनाम करेंगे। तो इस किस्म की उनकी ट्वीट का कंटेंट था। और फिर कुछ ही देर बाद हम देखते हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा की ट्वीट आती है कि जी बड़ा अहम कोई प्रेसर होने जा रहा है राना सनाउल्लाह साहब का। और उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह साहब खुद भी ये ट्वीट करते हैं। और फिर 12:15 बजे आधी रात को राना सनाउल्लाह साहब बैठते हैं और अजीब किस्म के लबो लहजे में और अजीब किस्म की उनकी एक मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाह रहे थे। एक बेजारी सी उनके चेहरे पे थी और आंखें उनकी पता नहीं कोई नींद से भरी हुई थी। किसी ने ज़बरदस्ती जैसे उठा के उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। लेकिन बहरहाल जो भी था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने बताया क्या, उन्होंने बताया है कि जी खुफिया एजेंसीज़ ने एक कॉल इंटरसेप्ट की है और उस कॉल में PTI के कुछ लोग बैठ के ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अपनी ही किसी खातून वर्कर का रेप किया जाए या किसी खातून वर्कर के अलावा किसी सीनियर रहनुमा के घर पर रेड किया जाए। और ये जाली किस्म का जो रेड होगा उस दौरान फायरिंग भी कर दी जाए और फिर इसकी सारी वीडियो रिकॉर्ड करके और उसको फिर इंटरनेशनली फैलाया जाए और उस पर हमदर्दी समेटने की कोशिश की जाए कि देखें जी जो PTI के लोग हैं उनके साथ किस तरह का नारवा सलूक किया जा रहा है। और फिर इंसानी हुकूक़ की जो तंजीमें हैं और इंटरनेशनली इदारों को बदनाम भी किया जाए और हुकूमत को अंडर प्रेशर लाया जाए। तो ये उनका बुनियादी नुक्ता था सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन ये इस कदर कमज़ोर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि इसके ऊपर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई कि ये किस तरह किसने प्लान की थी कि ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके बाद अपने लिए खुद ही गड़ा खोद लें। यानी जितने सवाल इस पर PTI के ऊपर उठने थे उससे ज़्यादा सवाल खुद हुकूमत के ऊपर उठ गए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। पहली बात तो ये कि यहाँ पर तो हर एरे गैरे की आजकल माशाल्लाह से ऑडियो लीक हो जाती है। कोई कितना भी इंपॉर्टेंट या गैर इंपॉर्टेंट है उसकी माशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो फिर क्या वजह है कि ये ऑडियो जिसका जिक्र किया मुबैना तौर पर राना सनाउल्लाह साहब ने, उसको क्यों नहीं चलवाया गया? उसको सुनवा देते, बता देते कि ये कौन से रहनुमा थे PTI के जो बैठ के प्लानिंग कर रहे थे। क्यों इसके ऊपर वो खामोश रहे? अब गई इतनी ही उन्होंने कर लिया था काम और पूरी कार्रवाई पकड़ ली थी, साजिश पकड़ ली थी, तो फिर सारा कुछ उसका प्लान आउट सामने रखते ना, बताते कौन से हैं PTI के रहनुमा जो इतनी घिनौनी साजिश कर रहे थे इदारों के खिलाफ। बताते कि उनकी साजिश ने उन्होंने उसको अमली जामा कैसे पहनाना था। मतलब है कि इतना ही कोई आसान है कि जनाब आप किसी को भी पुलिस की वर्दियां पहना देंगे और उसके ऊपर जनाब वो आके एक दिखा देंगे, वीडियो बना लेंगे जैसे कोई ड्रामा फिल्माया जा रहा है और उसके बाद फिर हर कोई मान भी लेगा कि हाँ भाई ये तो वाकई हमारे असली पुलिस वाले। यानी ये पता लगाना कोई मुश्किल काम है कि यार ये कौन सा
पुलिस वाला है, सच में है भी या नहीं, वो तो उनके ऊपर उल्टा ना पड़ जाता है जब उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ये कौन सी बड़ी मुश्किल बात थी कि जी इसका इन्वेस्टिगेशन में पता ना चलता कि कौन से ये पुलिस वाले हैं। और ये इस तरह का अगर कोई कॉल थी तो फिर अगर थी वाकई ऐसी कोई कॉल तो फिर सामने लेके आते। अब मुझे मालूम है कि ये जितना डिमांड हो रही है कि जी ऐसी कोई कॉल सामने क्यों नहीं आई, पता नहीं कोई तैयार करके सामने ना ले आए, अब ये तो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि अगर होती तो फिर फ़ौरन उसी वक्त सुनवा देते। लेकिन बहरहाल अब अभी तक तो कोई ऐसी ऑडियो लीक सामने नहीं आई है। और उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये खदशात जन्म लेने शुरू हो गए कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल तो नहीं है कि जो पीटीआई की ख़वातीन वर्कर्स हैं और जो एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे उसमें लोग मौजूद हैं जेलों में, खुदा न खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ कोई मिसहैप किया गया है जेल में, जेल के दौरान, जेल के अलावा कहीं पर भी, कि जिसको कवर करने के लिए राना सनाउल्लाह साहब ने ये पेशगी मनसूबाबंदी के तहत कोई एक बैकग्राउंड जिसको कहते हैं ना कि तैयार कर लिया कि जी अगर कोई सामने आए इस किस्म की चीज़ तो पहले ही हम कहते हैं कि देखें जी हमने तो पहले ही कहा था इन्होंने ये प्लान किया हुआ है, तो उसको कवर अप करने के लिए कोई कोशिश की गई है। तो ये खदशात बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे थे, तो उल्टा ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मज़ीद खौफ और राज की फ़िज़ा बना दी है कि जनाब हर कोई, और उसके बाद फिर एक अजीब किस्म का एक नफसियाती सा दबाव बन गया, हर कोई नाम ले रहा है कि जी फ़लाँ हो सकता है, फ़लाँ हो सकता है। इतनी शर्मनाक गुफ्तगू शुरू हो गई और मैं तो बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब रही कि ये क्या इन्होंने नया कट्टा खोल दिया राना सनाउल्लाह साहब ने एक बेसरोपा किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इस किस्म की खदशात का इजहार तो पहले भी किया जा रहा था, ख़ुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने भी इस किस्म का खदशा का इजहार किया कि जो इन लोगों के ख़वातीन हैं उनके साथ नाजेबा सलूक किया जा रहा है। लेकिन जो बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैंने देखा था, मेरा अंदाज़ा था कि उन्हें जिस तरीके से बुरे तरीके से घसीटते हुए लेके जा रहे हैं या उनको जो मर्द हजरात हैं वही पकड़ पकड़ के वैन्स में डाल रहे हैं, या फिर हमने इस तरह का देखा कि उनके साथ कोई गालम गलोच हो रही है, इस किस्म के वाक़यात देखे। फिर हमने कुछ वीडियोज़ में देखा कि कुछ लोग कुछ जो ख़वातीन वर्कर्स हैं उनको गलत किस्म के इशारे भी किए गए। और फिर ये भी ख़बरें आ रही थी कि जो कुछ ख़वातीन वर्कर्स हैं अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनको मतलूबा तिब्बी इमदाद फ़राहम नहीं की जा रही। खदीजा शाह साहबा जो कि वो अब कोई एक आम उस तरह की एक्टिविस्ट या वर्कर नहीं है पीटीआई की, मतलब उनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और यानी साबिक आर्मी चीफ़ की वो नवासी हैं। सलमान शाह साहब साबिक मुशीर ख़जाना है, उनकी वो साहबजादी हैं और उनके हवाले से भी यही खबरें आ रही थी कि उनको जब लेके गए हैं उनकी तबीयत भी ख़राब थी और उसके बावजूद भी उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया। 2 घंटे उनकी वैन धूप में खड़ी रही, उनकी सांस बंद हो रही थी। फिर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि इस वैन को कम से कम छाँव में कर दें और फिर उनको जो है वो छाँव में किया गया 2 घंटे बाद वैन को। और स्टिल अभी आज भी ये खबर है कि कोट लखपत जेल में भी उनकी तबीयत ख़राब है, उनके को पेट के भी कुछ मसाइल हैं और कुछ लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद वो अस्थमा की भी पेशेंट हैं। तो इस किस्म की भी उनके साथ मसाइल। तो ख़वातीन वर्कर्स के साथ इस किस्म के रवैये का तो एक मुझे नज़र आ रहा था कि कुछ एलिमेंट चल रहा है। मैंने जो पेशी पर जाते हुए कुछ वीडियोस भी देखी हैं सनम जावेद खान साहिबा की और तैयबा राजा की, वो भी मुझे लगा कि कोई बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं थी जो जेल की सहूलियात थी। लेकिन ये जो बात है कि उनको नहीं लेकिन जनरली किसी को भी आई डोंट नो कि कोई इस तरह का भी खदशा है कि किसी खातून के साथ इस तरह का बेहुरमती उसकी की गई है, तो ये तो बहुत अलार्मिंग था। और ये अब जो चीज़ है इसने इतना नुकसान पहुंचाया है, इतना नुकसान पहुंचाया कि आप सोच नहीं सकते। मतलब जहाँ ये सब तमाम लोगों की जो पूरी फैमिलीज़ हैं वो इनसिक्योर हो गई हैं, जिन जिन की भी बेटियाँ इस वक्त जेलों में हैं, मालूम नहीं करदा या ना करदा गुनाहों की पादाश में जेलों में हैं या किसी की नफ़रत की वजह से जेलों में बंद किया हुआ है उन्हें, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल उनके ऊपर कितनी ये मुश्किल रात गुजरी होगी। बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं कि जिनको पता भी नहीं है कि कौन सी जेलों में कौन सी ख़वातीन जो हैं वो बंद हैं। तो ये इस किस्म की जो सिचुएशन है वो बन चुकी है। ऐसा लग रहा है कि कोई पत्थर के दौर में चले गए, कोई ज़माना जाहिलियत है कि जहाँ पर औरतों को पकड़कर जो दूसरा हरीफ है उसको शिकस्त का एहसास दिलाया जा रहा है। यानी ये किस लेवल पर हम लोग ले आए हैं पाकिस्तान को। मैं तो आप यकीन करें कल से सोच के मेरा ना खून खौल उठा है कि हम किधर लेकर आके खड़े हो गए पाकिस्तान को। और यानी पीटीआई से आप लाख इख्तलाफ कर लें, उसकी सियासत से लाख इख्तलाफ कर लें, बहुत अच्छे फैसले भी होंगे, बहुत गलत फैसले भी होंगे, बहुत उनके अंदर भी कमज़ोरियाँ होंगी, लेकिन एक क्रेडिट पीटीआई को जाता था कि पाकिस्तान में जिस तरीके से पीटीआई ने ख़वातीन को सियासत की तरफ
ایک مائل کیا، جس طرح ان کی پارٹیسپیشن کو یقینی بنایا. اس سے پہلے اس لیول کی پارٹیسپیشن پاکستان میں خواتین کی جو تھی وہ کہیں نظر نہیں آتی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین تھیں وہ ہر موقع پہ ہمیں نظر آئی، جلسے جلوس ریلیوں میں. عمران خان صاحب کے جو یہ زمان پارک کے باہر جو کچھ ہوا وہاں پر بھی ہمیں نظر آتی رہی. اور اسٹل صرف ورکرز نہیں بلکہ جو فیملیز ہیں جنرلی پبلک سپورٹر جو ایک فیملی ہوتی ہیں وہ بھی تک ہمیں نظر آیا کہ وہ نہ صرف یہ کہ پولیٹیکلی اویئر ہوئی، اتنی زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی تھی، شامل ہونا چاہتی تھی. تو اتنا زیادہ جو موبلائزیشن تھی خواتین کی یہ پی ٹی آئی نے فراہم کی. اس میں کوئی میرا نہیں خیال ہے کہ مجھے اس بارے میں کہے گا کہ اس میں کوئی دو رائے ہے. باقی بھی آتی ہیں خواتین، لیکن جو جس لیول پہ پی ٹی آئی میں اس کو انکریز ہم نے دیکھا اس میں ایک وہ ہم نے کہیں پہلے نہیں دیکھا تھا. تو ایک بہت بڑا دھچکا ہے یہ ان تمام فیملیز کے لیے، ان پڑھی لکھی خواتین کے لیے کہ وہ کس طرح سے اب دوبارہ اس طرح سے پارٹیسپیٹ کریں. ہر کوئی بندہ اس میں انسیکیور ہو جائے گا کہ یار یہ تو بڑا خطرناک راستہ، اور یہاں پہ تو کسی کے ساتھ کچھ بھی خاتون کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو آپ نے کتنا پیچھے کر دیا اس سفر کو جو ہم نے بڑی مشکل سے کاٹا تھا اور آگے لے کے آئے تھے. اور مجھے حیرت ہے کہ کیوں یہ فیمنسٹ تنظیمیں اور یہ تمام جو شور شار مچاتے تھے عورت مارچ والے یہ کدھر غائب ہیں؟ کیا ان کو اب یہ خواتین نہیں، اگر وہ آپ پی ٹی آئی کی خواتین ہیں تو آپ خواتین نہیں ہیں، آپ کے کوئی حقوق نہیں ہیں. اور ویسے آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ پہ کوئی بات ہو جائے یا عورت مارچ والیوں کی جو این جی اوز ہیں ان کے، میں یہ نہیں کہتی کہ ان کے اوپر بات ہونی چاہیے، ان پہ بھی نہیں ہونی چاہیے، سب خواتین قابل ہیں، لیکن ان کے اوپر اتنا شور شرابہ طوفان اٹھ جاتا ہے اور ادھر جو مرضی قیامت گزر جائے تو کوئی چوں نہیں کرتا ہے. یعنی اتنا ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہماری سوسائٹی کا، اس قدر ہم لوگ نیچ حرکتوں پر آ گئے ہیں کہ ہمارے لیے انسانی حقوق، خواتین کی عزت، ہم ان چیزوں کے اوپر بھی اب ڈویژن رکھیں گے اور سیاست کریں گے. یہ ہے ہمارا لیول. آج بڑے سب خوش ہو رہے ہیں کہ جی یوم تکبیر منا رہے ہیں، جی ہم نے ایٹم بم بنا لیا. بہت اچھی بات ہے، ایز اے پاکستانی ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ جی ہم نے ایٹم بم بنا لیا، ہم پاکستان کی پہلی اسلامی قوت ہے جو ایٹامک پاور ہے. لیکن ایٹم بم تو بنا لیا، اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے جمہوریت میں کوئی بڑا اپنا مثالی کام کر لیا کہ ہم بڑی کوئی زبردست ڈیموکریسی بن گئے؟ آج آزادی صحافت میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج انسانی حقوق میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج نظام عدل میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج معیشت میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج آپ دیکھ لیجئے کہ اقلیتوں کے ساتھ تحفظ میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج غربت میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج بچوں کے ساتھ ہونے والے واقعات میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں ہم بحیثیت معاشرہ کھڑے؟ کوئی ہمارا کمپیریزن ہے اس ملک کے ساتھ جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا؟ ہم ڈھول پیٹ رہے ہیں اپنی کامیابی کے، جو بڑا ہم نے کوئی ایٹم بم تو بنا لیا، لیکن اس کے بعد ہم نے ایٹم بم ہی صرف بنایا یا اس کے بعد ہم نے یہ اتنے بم جو اپنے ارد گرد بنا کے باندھ لیے ہیں، ان بموں کا کیا کرنا ہے؟ یہ جو بم پھٹ رہے ہیں ہر روز ہمارے اوپر ہی، ان بموں کا کیا کرنا ہے؟ یہ کوئی نہیں سوچ رہا ہے. صرف اس بات پہ آپ خوشیاں منا لیں کہ ایٹم بم بنا لیا، لیکن جس سے دفاع کے لیے آپ نے ایٹم بم بنایا نا، اس کو آپ پہ ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے اوپر اتنے ایٹم بم مار لیے ہیں کہ وہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا خرچہ کرے. وہ بڑے مزے سے آرام سے ہاتھ باندھ کے خوش ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ آپ لوگ اپنی تباہی کے لیے خود ہی کافی ہیں. یہ ہے ہمارے ملک کی اس وقت صورت. ہم لوگ، میں نے بھی آزادی اظہار رائے کی بات کی. آج میرے ایک ایکس کولیگ تھے، اب بڑے اچھے ہمارے نیوز میں ہوتے ہیں، علی عارف، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی کیا وجہ ہے کہ عمران ریاض صاحب کے لیے یا سبی ابراہیم کے لیے صحافی برادری احتجاج نہیں کر رہی. تو میں اس پہ کل عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی ہوئی تھی کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ صحافی برادری کیوں احتجاج نہیں کر رہی، لیکن مجھے بالکل کوئی حیرت نہیں ہوتی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ صحافی برادری کیوں احتجاج نہیں کر رہی. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ صحافی برادری، سو کالڈ صحافی برادری، یہ سوچتی ہے کہ جناب یہ تو جرنلسٹ ہی نہیں ہیں، یہ صحافی ہیں ہی نہیں، یہ تو اسپوکس پرسن ہیں جی، تو لہٰذا ان کے لیے احتجاج کرنے کی یا ان کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ صحافی نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، آپ کو کوئی حقوق ہی حاصل نہیں ہے. تو پہلے تو آدھے تو اسی چکر میں ڈویژن میں رہتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ آدھے لوگ یہ سوچتے ہیں، یعنی آدھے تو یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ صحافی نہیں ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں ان میں سے کیا ڈویژن ہے، اس میں سے کچھ لوگوں کو تو ویسے ہی پروفیشنل جیلسی ہے، اس بات کی تکلیف ہے کہ وہ لوگ اتنی ارننگ کیسے یوٹیوب سے کما رہے ہیں، کیوں لوگ انہیں اتنا سن رہے ہیں، کیوں اتنا پسند کر رہے ہیں، تو ایک پروفیشنل جیلسی نے مارا پڑا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ خوف کی وجہ سے بھی نہیں بول رہے ہیں، کیونکہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ اگر ہم زیادہ آواز اٹھائیں گے، ہم زیادہ پرومیننٹ ہوں گے تو اگلی باری ہماری بھی ہو سکتی ہے. تو کچھ لوگ تو اس وجہ سے نہیں بات کر رہے. پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ ایک بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں. ہمارے اندر ایک بے حسی آ گئی، ہم کسی کے لیے کسی کی تکلیف کو اس وقت تک محسوس نہیں کرتے جب تک کہ وہ خود ہم پہ نہ گزرے.
تو ہم کہتے ہیں چلو شکر ہے ہم تو بچے ہوئے نا, اگلا بندہ پھنسا ہوا ہے, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں. تو یہ جو بے حسی ہے نا, اسی نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے کہ آگ ہوتی 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 آہستہ آہستہ ہمارے گھروں تک آ رہی ہے. اور یہ آئے گی, آج ان کی باری ہے, کل کسی اور کی آ جائے گی. یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑا سیکیور ہے, وہ بڑا وہ ہے. جب ہم کسی کے لیے نہیں آواز اٹھائیں گے تو کل کو ہمارے لیے بھی کوئی نہیں اٹھائے گا. ہم تو اتنے بے حس ہیں, ہم تو عرش شریف کو بھول کے بیٹھ گئے. اس کے قتل کا کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں اب کر رہا ہوتا کبھی کہ جناب وہ بھی ایک بندہ قتل ہو گیا تھا, اس کے ساتھ بھی بڑا ناحق غیر انسانی سلوک ہوا, اس کو بھی کوئی انصاف دلا دے. تو یہ تو ہمارا حال ہے. تو ہم یہاں پر یہ سوچ رہے ہیں کہ جی صحافی برادری کیوں ان کو احتجاج نہیں کر رہی, ان کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھا رہی. تو کیا یہاں پہ آواز اٹھائیں گے؟ یہاں پر تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. یہ چیزیں ہیں بنیادی وجہ جس کی وجہ سے کوئی ان کے لیے. اب دیکھیں 11 مئی سے لاپتہ عمران ریاض خان صاحب, سمیع ابراہیم صاحب کو بھی 5-6 دن ہو گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی پورے اسٹیٹ بھی چپ ہے اور صحافی برادری بھی چپ ہے. کسی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ بھئی یہ 2 بندے کدھر لاپتہ ہیں, ان کی فیملیز پہ کیا گزر رہی ہے. اس اسٹیٹ آف افیئرس پر ہم آ چکے ہیں, اور یہاں پر آ کر اب سوائے ایک شرمندگی اور دکھ کے اور کوئی چیز جو ہے وہ فی الحال تو محسوس نہیں ہو رہی. چلتے اگلے ویلاگ میں اپنا خیال رکھیے. اللہ